कल हम लोग देखे थे, तत्व देखे थे, मतलब शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार तत्व और यौगिक के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो तत्व मतलब तत्व एवं यौगिक को उसको कणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व और यौगिक को उसको कणों के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों के क्या होते हैं, अलग अलग कण पाए जाते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसे कि हम पानी में देखेंगे तो पानी में जो कण होते हैं वो पानी में उपस्थित वो सभी कण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जब हम पानी और लोहे के कण को देखेंगे तो पानी का कण अलग होगा और लोहे का कण अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि नमक के जो एक क्रिस्टल होता है वो एक ही मतलब नमक का जो एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो मतलब अरबों कणों से मिलकर बना होता है। नमक का जो एक क्रिस्टल होता है वो अरबों कणों से मिलकर बना होता है। तो कणों से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ होते हैं तो पदार्थ में जो कण है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु से भी छोटा क्या होता है, परमाणु होता है। तो अणु क्या होता है, एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। अणु जो होता है वो मतलब पदार्थ है वो छोटे छोटे अणु से मिलकर बना हो, मतलब अणुओं से मिलकर बना होता है। और जो अणु है वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है, मतलब ऑक्सीजन का दो परमाणु एक अणु से बन रहे हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु और दो परमाणु, एक परमाणु मतलब वो एक परमाणु और एक परमाणु ए अणु हो गया। ठीक है, वैसे ही कई परमाणुओं से मिलकर बना है, ए परमाणु 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार ऑक्सीजन जो है, इस प्रकार क्या हुआ है, दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाया है। ठीक है, तो उसी प्रकार गंधक का हम देखेंगे तो गंधक में एक अणु में कितने होते, मतलब एक अणु में 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो एक अणु है। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन में एक अणु कितने में परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। वैसे ही हम गंधक में देखेंगे तो एक अणु जो है वो 8 परमाणुओं से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक अणु ही 8 परमाणुओं से मिलकर बना है गंधक में। और ऑक्सीजन में क्या हुआ है, मतलब एक अणु कितने परमाणु से, 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व लेते हैं, उसके निश्चित अनुपात में आपस में मिलने से बनता है। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक का देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक में क्या होता है, जो अणु है वो हाइड्रोजन के एक अणु, ठीक है, हाइड्रोजन के एक अणु और क्लोरीन के एक परमाणु, जो अणु है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन में क्या हुआ था, दोनों ऑक्सीजन मतलब 2 परमाणु से मिलकर बना, एक अणु जो है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना था ऑक्सीजन में। ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक में एक हाइड्रोजन का परमाणु होगा और एक क्लोरीन का परमाणु होगा, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक अणु बनेगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो ये दोनों मिलकर ये क्या बना, एक अणु बना। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक अणु बना। ठीक है, वैसे ही ये भी एक अणु हो गया, ये भी एक अणु हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु समान परमाणु क्या हो, दो समान परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाया था। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर एक अणु बनाया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं अथवा परमाणुओं के बने हैं। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, आइए इसे जानने का प्रयास करें। ठोस वस्तुओं जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि में
कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, इस कारण इन्हें कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। ये कण एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम प्रबल होता है। तो क्या है, मतलब जो पदार्थ है वो अणुओं और परमाणुओं से बने हैं। तो हम ये देखेंगे जो पदार्थों की जो अवस्थाओं हैं उसमें अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। पदार्थों की जो तीनों अवस्थाओं में है वो अणुओं की अवस्था कैसी होती है, ठोस, द्रव और गैस में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो ठोस मतलब ठोस पदार्थ में क्या होते हैं, जैसे कि लोहा। ठोस पदार्थ में जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे के एकदम निकट रहते हैं और व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, और निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं और उसको स्वतंत्रता बहुत कम रहती है। मतलब उनके जो ठोस अणुओं में ठोस पदार्थ में जो कणों के बीच क्या होता है, अत्यधिक आकर्षण बल होता है। मतलब ठोस वस्तुओं में क्या होता है, जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के एकदम निकट रहते हैं, उसके कण आपस में एक दूसरे के एकदम निकट रहते हैं और व्यवस्थित क्रम में वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उनके बीच उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है अत्यधिक आकर्षण बल होता है। उसके ठोस अणुओं में जो ठोस पदार्थों में जो कणों के बीच आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है और उनका ठोस पदार्थ का ठोस वस्तुओं का आकार और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस वस्तुओं में देखें हम कणों का। अब द्रव में, तो द्रव में जो एक दूसरे द्रव में जो उसके कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कुछ दूर होते हैं। जैसे कि ठोस में आपस में एकदम चिपके रहते हैं, वैसे ही द्रव में नहीं होता, कुछ दूर होते हैं। और इसमें जो आकर्षण बल होता है इनके कणों के बीच, द्रव में जो कण होते हैं उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, कम प्रबल होता है। ठीक है, और हम द्रव को जिस पात्र में रखते हैं वो उसकी आकृति क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती हैं। और जैसे कि हम ठोस को जिस आकार में देते हैं तो एक बार देने से वो उसी आकार में रहता है, वो अपना आकार परिवर्तन नहीं करता। लेकिन द्रव क्या होता है, हमको जिस पात्र में रखते हैं तो वो अपना आकार चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव का भी हो गया। अब हम देखेंगे गैस में। तो गैस में जो कणों की व्यवस्था होती है वो भी निश्चित नहीं होती। ठीक है, और इसको गैस को इसको आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे कि हम द्रव में देखे थे तो द्रव जिस पात्र में रखते हैं उसी आकार का वो अपना आकार परिवर्तित कर देता है। वैसे ही गैस भी होता है, वो अपना आकार और क्या करता है, आयतन निश्चित नहीं होता। हम उसको जिसमें रखते हैं वो उसी आकार का ग्रहण कर लेता है। और इनके जो गैस के जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, उसमें कम होता है। जैसे कि हम ठोस के कण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से एकदम चिपके रहते हैं और द्रव के क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं। वैसे ही गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं। गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले रहते हैं और ये कोई भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये कोई भी दिशा में क्या कर सकते हैं, गैस गति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चित्र में दिखाया है, ये जो ठोस है तो ठोस के कण जो है वो आपस में बहुत पास पास होते हैं। वैसे ही द्रव के तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर है। और हम गैस का देखेंगे तो गैस का बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस में कणों की स्थिति को हम देख चुके हैं। अब है संकेत। दैनिक जीवन में हम आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त नामों एवं संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए NH तथा सीधा रास्ता के लिए सीधे तीर का निशान। अब तक 114 तत्व हैं, उनमें से बने लाखों यौगिक ज्ञात हो चुके।
हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक इन तत्वों तथा इनसे बने यौगिकों को प्रदर्शित करने के लिए भी संकेतों तथा संकेतों के समूहों का उपयोग करते हैं। यह संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं। वर्तमान में स्वीडन के वैज्ञानिक जे वर्जिलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाए। उनके अन्य सुझाव निम्नानुसार हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, मतलब संक्षिप्त नाम या छोटे नाम या कुछ संकेतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि जिससे हमको क्या हो, सुविधा हो। ठीक है ना, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हम NH का प्रयोग करते हैं और सीधा रास्ता के लिए सीधे तीर का निशान। वैसे ही 114 तत्व हैं, उनमें बने जो लाखों यौगिक ज्ञात हो चुके हैं, बहुत से यौगिक क्या हो चुके हैं, ज्ञात हो चुके हैं। अब मतलब 114 तत्व हैं, उनमें से बहुत सारे यौगिक क्या हो चुके हैं, ज्ञात हो चुके हैं। तो मतलब उसमें मतलब इसके पूरा नाम को बोलने में क्या होता है, मतलब सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, संकेतों और संकेत के समूहों का उपयोग किया है। ठीक है, तो एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं जे वर्जिलेस उन्होंने क्या किया है, एक सरल संकेतों का उपयोग किया है। ठीक है, उन्होंने जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के हम अंग्रेजी में नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहला अक्षर होगा उसी के नाम पर क्या किया है, वो नामकरण किया है। जो वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक जे वर्जिलियस जो हैं, वो क्या किया है, जो अंग्रेजी अक्षर में हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, तो उसी के आधार पर अंग्रेजी अक्षर के मतलब पहले अक्षर के नाम पर क्या किया, वो नामकरण किया है। जैसे कि ऑक्सीजन, तो तत्व के जो अंग्रेजी नाम का जो प्रथम अक्षर है, तो उस तत्व का उसका प्रतीक माना जाएगा। पहला जो है उस तत्व का क्या होगा, प्रतीक माना जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका संकेत क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N से शुरू हो रहा है उसका अंग्रेजी अक्षर, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। उसी प्रकार सल्फर, तो सल्फर S से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और हाइड्रोजन S से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, इसी मतलब इसको क्या किया है, दीर्घलिपि अक्षर में लिखा जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा, जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं, तब उनके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाए। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ लिपि में तथा दूसरा अक्षर लघु लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा में क्या किया है, पहले में तो क्या किया था, जैसे कि हम तत्व है, तो तत्व के हम अंग्रेजी नाम लिखेंगे, उसके पहले अक्षर पर नामकरण किया है। ठीक है, मतलब उसके पहले अक्षर पर क्या किया, उसका संकेत दिया है। अब दूसरा क्या है, जैसे कि क्या हो जाता है, दो तत्व के या तीन तत्व के नाम क्या हो जाएंगे, मतलब एक ही अक्षर से शुरू हो जाएंगे। तो उसको कैसे करना है, तो वैसी में जो मतलब उसके बाद दूसरा अक्षर भी लिखना है। जैसे कि कोई भी मतलब कार्बन ही है, दूसरे मतलब जैसे कि कार्बन C से स्टार्ट होगा, कैल्शियम भी C से स्टार्ट होगा। कार्बन क्या C से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम भी C से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन भी C से, कोबाल्ट भी C से, क्रोमियम भी C से। तो कितने मतलब तत्व C से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे तत्व C से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या किया है, जो पहले अक्षर हैं, ये पहले अक्षर सभी का तो C है, तो उसके बाद दूसरे अक्षर को भी लेने के लिए किया गया है। मतलब दूसरा अक्षर भी क्या करना है, उसमें संकेत के रूप में लेना है। तो पहला अक्षर क्या होगा, दीर्घ लिपि होगा, और दूसरा अक्षर लघु लिपि। मतलब पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा रहेगा कैपिटल में, और छोटा मतलब बाद में जो रहेगा वो लघु में मतलब स्मॉल में लेटर में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन का संकेत क्या हो जाएगा, C। कार्बन का संकेत तो पहला है तो C ही रहेगा। और कैल्शियम का संकेत क्या है, कैल्शियम का संकेत क्या हो जाएगा, C और A। C के बाद क्या है, A है, तो C और A हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन का संकेत, क्लोरीन H है तो इसका L लेंगे। क्लोरीन का संकेत क्या होगा, C
एल हो जाएगा। कोबाल्ट का संकेत सी और उसके बाद क्या है ओ है, तो सी ओ हो जाएगा। क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत क्या हो जाएगा सी। देखो इसमें एच है और इसमें भी एच है, दोनों में एच है, तो इसका हम क्या लिए हैं एल लिए हैं, और इसका क्या लेंगे हम आर लेंगे, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा सी आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्रोमियम का क्या हो जाएगा सी आर हो जाएगा। वैसे ही देख एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया ए है, आर्गन भी ए से स्टार्ट हो रहा है और एल्यूमिनियम भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आर्गन का हम क्या लेंगे ए एल लेंगे और एल्यूमिनियम का क्या लेंगे ए एल लेंगे। बोरान, तो बोरान बी से हो जाएगा। फ्लोरीन एफ से हो जाएगा। हीलियम, तो हाइड्रोजन का भी संकेत क्या है एच है, ठीक है, और हीलियम का भी इसमें क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इसी कारण क्या लिया है हीलियम का एच ही लिया गया है। ठीक है, अब है जैसे कि दो हो गया, अब तीसरा है कुछ तत्वों के उसके नाम जो है, तत्व के जो नाम है उसके ग्रीक और लैटिन मतलब लैटिन नामों के आधार पर रखा गया है। जैसे कि कुछ तत्व होते हैं, मतलब बहुत सारे तत्वों के नाम उसके अंग्रेजी अक्षर के नाम पर रखे गए हैं, और कुछ तत्वों के नाम उसके ग्रीक और लैटिन नामों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है केलियम, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है केलियम, तो इसका क्या हो जाएगा के, कैलियम के। उसी प्रकार चांदी सिल्वर का लैटिन नाम क्या है अर्जेंटम, ठीक है, तो अर्जेंटम का एजी हो जाएगा। और लोहा का क्या हो जाएगा आयरन, लोहा का लैटिन नाम क्या हो जाएगा फेरम, तो इसका एफ ही। तांबा, तांबा का क्या हो जाएगा लैटिन नाम क्यूप्रम, तो इसका सी यू। ठीक है, टीन का स्टेनम, तो क्या हो जाएगा एस एन। वैसे सोना का आरम, तो ए यू। सीसा का क्या हो जाएगा प्लम्बम, तो इसका पीबी। ठीक है, पारा का हाइड्रोजिरम एच जी। एंटीमनी का सिडबियम, तो एस बी। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ तत्वों के नाम क्या किया है उसके ग्रीक और लैटिन नामों के आधार पर रखा गया है।